सैकड़ों सोख्ता लाशें, हिसाब कौन देगा? आग, सैलाब, मुसीबतें हमारे लिए ही क्यों? इनसे कैसे बचा जाए? इलेक्शन कब होंगे? निगरां कब आएंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। आग, लोग जिंदा आग में जल रहे थे। हौलनाक आग उनके जिस्मों को जला रही थी। लोग यकीनन चीख रहे होंगे, बचने के लिए भाग भी रहे होंगे, लेकिन शायद ये आग बहुत ही बेरहम थी, किसी को भी पनाह नहीं दी। आग लाहौर की किसी इमारत में लगे, कराची की किसी फैक्ट्री में लगे, होती बेरहम ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि कोई भी वडेरा, कोई भी जागीरदार, कोई भी सरमायादार हमको जहां चाहे काम के लिए बिठा दे, हमारे खून से अपनी दौलत कशीद करे? क्या हम इतने लाचार हैं? 16-17 घंटे आग हमारे जिस्मों को जलाती रही, पिघलाती रही और हमारे प्यारे बाहर खड़े देखते रहे कि कब हमारी लाश बाहर आती है। क्या कोई भी ऐसा नहीं जो ये देख सके कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में क्या हिफाजती इकदाम थे? क्या कोई भी ऐसा नहीं जिसने ये देखा हो कि फैक्ट्री में बाहर जाने का हंगामी रास्ता है या नहीं? ये आग सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिससे निकलने वाली आग की लपेटें हुकूमत को, ऑपोजिशन को, तमाम अरबाब इख्तियार को अपने जिस्म पर, अपने ज़मीर पर महसूस होंगी। इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा ने, शेख रोहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और या मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ शामिल होंगे, और इसके साथ साथ MQM से हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर सनत और तिजारत रऊफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। क्या इस हादसे की वजूहात का तयन हो गया है? देखो, अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ हो रही है, और आप के खुद चैनल बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं कि एक कोहराम मचा हुआ है हर तरफ। अभी तो तदफीन हो रही है और दीगर मामलात इतने ज़्यादा हैं कि दूसरी तरफ तो अभी कोई ध्यान देना, दूसरी तरफ ध्यान नहीं है, अभी सब कुछ हो रहा है। रऊफ सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइए कि क्यों कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था? आपकी वजारत क्या कर रही है? किस मर्ज की दवा है? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि सबके अपने अपना दायरा का है जिसमें एक्ट किया जाता है, काम किया जाता है। जो डिपार्टमेंट जहाँ पर होते हैं, बुनियादी तौर पे यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें आग लगी और इतनी भयानक और इतनी दिलदोज़ थी कि इतनी अलमनाक थी, तो ये आग वहाँ पे लगी और उसमें इतनी कीमती जानों का ज़या हुआ। अब उसके अंदर 2-3 मराहल आते हैं। वजारत सनत और तिजारत जो है उसका काम फैसिलिटेट करना है। साइड लिमिटेड इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन देती है, उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए जब वो डिमांड करते हैं तो उनको NOC जारी करती है। फिर वो रऊफ सिद्दीकी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि शायद ये आपकी जिम्मेदारी ना हो। इंडस्ट्रीज अभी आपने कहा वो तो आपके अंडर आती है ना, आप उनकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, आप साइट पर काम कर रहे हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर किस माहौल में लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी नहीं बनती? जी, आप अगर बात मुकम्मल करने देंगी तो मैं वही बता रहा था, क्योंकि आपने जो सवाल जिस नौइयत का किया था उसमें ये बताना ज़रूरी था कि इसके अंदर जब हम लाइसेंस दे देते हैं तो फिर उसमें इंडस्ट्री और फैक्ट्री के लिहाज से कितनी लेबर होनी चाहिए, उसका क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये दूसरे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर फायर फाइटिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या होने चाहिए, उसके इंतजाम। मतलब ये आपकी नाकामी नहीं है? जी सुने नहीं, जरा सुन लीजिए ना, बात सुन लेना। अगर आप बीच में आप कह के फिर कह देंगे कि मैं ये कह रहा था, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ बात ये है कि वहाँ पर जो आग लगी, वहाँ पर फायर फाइटिंग का सिस्टम था। ये काम है जो इंतजाम देखते हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट है जो इनको मॉनिटर करता है और इनके तमाम मामलात को
देखता है, दूसरा डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट जो इनके फायर फाइटिंग के निज़ाम को देखता है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो अप्रूवल भी देते हैं, उसको चेक भी करते हैं और दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपना काम सही तौर पे नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानेहा जो है वो आया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता। और ये मकबूल जान साहब, मैं वापस आती हूँ रऊफ सिद्दीकी साहब आपकी तरफ। और ये मकबूल जान साहब, आप इंतजामिया का हिस्सा रहे हैं, आपके ख्याल में इस हादसे की जिम्मेदारी, सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी किस किस पर आयद होती है? देखिए, हमारा पूरा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है इस मुल्क में कोलैप्स कर चुका है मुकम्मल तौर पर, और हम एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी बन चुके हैं। मैं जब अपना ज़ाती घर बनाता हूं तो मैं उसकी तमाम तर चीज़ों को एक एक तरीके से देखता हूं कि किस जगह मुझे उसकी रोशनी मिलेगी, किस जगह मुझे उसकी हवा मिलेगी, कैसे उसका सीवेज का सिस्टम ठीक चलेगा, किस तरह वो सारी चीज़ें एक छोटे से छोटा घर बनाने वाला भी ये करता है। अब मैं आज रिसेंटली मैं देख रहा था कि इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग का मसला है। 2003 में परवेज मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस एक ऑर्डर जारी किया। सेक्रेटरी वापडा ने कहा कि आज के बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन जो है वो बैन की जाती है, कोई इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर जो है वो बैन नहीं कर, वो जाके इंस्पेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद 2003, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। 8 के बाद किसी को रिव्यू करने की जरूरत ही पेश नहीं आई, इसलिए कि सबको पता ही नहीं था कि इस मुल्क के अंदर कभी किसी तरह का हादसा भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी इसकी वजह बता सकता हूं, एक छोटी सी। दूसरी बात यह है कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्रीज जो हैं उसके ऊपर हमने इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट पाल रखे हुए हैं। हमारी EOBI है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी है, हमारा उसका इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, हमारा उसका लेबर का डिपार्टमेंट है, हमारा उसका पब्लिक सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, हमारा सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है। ये वो सारे हाथी हैं जो सिर्फ मुकम्मल तौर पे वहां से एक रेगुलर मंथली वसूल करके फिर आहिस्ता आहिस्ता मंथली उन तक नहीं रहती, मंथली को फिर ऊपर तक पैटर्नेज करते हैं, एक खास लेवल तक मंथलियां जाती हैं। और ये जान साहब, बहुत सारे इदारे जो सफेद हाथी बने हुए हैं, जो रेवेन्यू ले रहे हैं, इनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? इनको क्यों नहीं देखा जाता? किसकी जिम्मेदारी है ये? जी देखिए, मसला सर, देखें, ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल इंतजामिया के जो भी इंतजामिया को उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसको वो अगर वहां पर उनको ठीक कर सके। और होता यह है, हुआ यह है कि एक छोटे लेवल पे इंसानों की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती थी, एक छोटे लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, खबर टाउन के लेवल पे हो, खबर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, जहां वो सारी चीजों को चेक करते थे। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंतजामिया की, वो करता था। और ये सब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आसमा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग हादसा के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपने देखा, और ये मकबूल जान साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, क्यों अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो यहाँ सबसे पहले तो मैं माजरत करूँ उन ख़ानदानों के साथ, क्योंकि अभी तो तकरीबन 300 के लगभग शहादतें हो चुकी हैं, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ नेशनल डिज़ास्टर। और जो भी पाकिस्तानी है, हमें शर्म आनी चाहिए, अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट में भी है, जो भी है, शर्म नहीं आती ना। एज आई एम सेइंग टुडे कि हम जब दुनिया जहाँ भी पहुँच गई है, और हम आज पाकिस्तान में एक फैक्ट्री के अंदर इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, और फिर इस तरह से आग भड़कती है, और फिर इस तरह से कीमती जानें ज़ाया होती है, और इन 300 लोगों के साथ 3000 आई एम श्योर लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं। मैंने देखा है अपने सूबे में भी। तो मैं ये कहती हूँ कि 18th अमेंडमेंट, 19th, इनका क्या मकासद थे? हम तो इसीलिए रोते थे कि भाई ये हमने प्रोविंसेस को इख्तियार दिए ताकि पब्लिक, अवाम, 18 करोड़ अवाम तो प्रोविंसेस में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ताने से खुद को बरीज़मा करार दे सकती है? हम नहीं बरीज़मा करते। क्या इस तरह खुद बचा जा सकता है कि ये मामला सूबाई हुकूमत का था? क्या इस तरह ये बचा जा सकता है कि ये तरमीमें पास करके ये सूबाई हुकूमत के अंदर ये चीजें आती हैं? आप लोग नहीं बच सकते? हम बचने के लिए यहाँ पर नहीं ये बात कर रहे। आई एम श्योर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों बहुत कंसर्न्ड है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम, एक बच्चा या एक फर्द भी उनकी जिम्मेवारी है। हम कभी अपने जिम्मेवारी से नहीं पीछे हटेंगे। पैसे अनाउंस कर दिए सबने, क्या जानों का बदला पैसे हैं? मैं पैसों की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट की बात कर रही हूँ कि जब ये अमेंडमेंट आई, मकसद ये था, इट इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ताकि प्रोविंसेस इन सोशल सर्विसेज को लुक आफ्टर करें। आज आप डिबेट करें हर प्रोविंस से
کہ کیوں آپ پبلک سیکٹر کو, پبلک سروسز کو, وائی آر یو ناٹ لوکنگ آفٹر. آپ تو پالیٹکس کے لیے لگے ہوئے, جن چیزوں کو آپ کو پروونسز میں بٹھایا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پروونسز کو ری ڈیوائڈ کریں کیونکہ اوور پاپولیٹڈ پروونسز ہے, دیز آر دا ٹیکنیکل ایشوز دیٹ آر کمنگ اہیڈ. صرف ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے ایک جسٹ ٹو کریٹ. کیا ری ڈیوائڈ ہونے سے یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے, آگ لگنا ختم ہو جائے گا؟ میں دیکھیں پہلی دفعہ ان کو کیوں پروونسز کو اختیار اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ ایشوز مرکز سے جائیں اور آپ ان کو افیکٹولی ایشو ہینڈل کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ صوبوں نے اس کو افیکٹولی وہ ہینڈل نہیں کر رہے ہیں. آج اس لیے یہ مسائل ہیں. روہیل اصغر صاحب, آپ پلیز یہ مت کہیے گا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. ماضی میں آگ لگتی رہی ہے, لوگ جھلستے رہے ہیں, کل بھی یہ ہوا ہے. یہ غفلت کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ لاہور میں بھی کل یہ واقعہ ہوا ہے, 23 لوگ وہاں بھی جھلسے ہیں. کیوں ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل پہ میں پہلے بات تو یہ کر دوں کہ محترمہ کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. یہ کبھی بھی 18ویں ترمیم کے مطلب اس کا 18ویں ترمیم کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جو محکمیات ہیں ان کا کبھی بھی سینٹرل کے ساتھ نہیں, آپ اس لیے ایگری نہیں کر رہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اور وہاں پر بھی کل آگ لگی. بات تو سن لیں آپ, میری بات سنیں گی, بات سن لیں آپ میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا 18ویں ترمیم کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. یہ کبھی بھی سینٹرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں, یہ پروونشل گورنمنٹ کا میٹر ہے. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے تحت ہے, فائر ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہ یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے. اب مسئلہ کیا ہے, میں اس میں تنقید نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ ایسا سانحہ نہیں ہے جس پہ آپ تنقید کریں اور آپ اپنی یہ بات کرنے کی ذمہ داری کسی کے اوپر پھینک دیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری تھی, حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری یعنی کہ لاہور میں آگ لگی, پنجاب حکومت کی نااہلی, سندھ میں آگ لگی, سندھ حکومت کی نااہلی. میری آپ سنیں گی, اگر آپ سن لیں آپ بات کو. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بھائی جہاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ مالکان کی بھی ذمہ داری ہے. اب کہاں ذمہ داری, میری آپ چھوٹی سی گزارش سن لیجیے. ایک زمانہ کہ لوگ جو مالکان تھے وہ اپنے امپلائیز کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے, ان کو اپنا ایک گھر کا فرض سمجھتے تھے. اب وہ ناپید ہے, وہ چیز, وہ جو ایک سینٹیمنٹ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ اگر ایک کوئی فیکٹری ہے تو میں یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے سال بعد ایک انسپیکشن فائر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے چائلڈ لیبر تو نہیں آپ نے کی ہوئے. تو یہ چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے, وہی تو میں پوچھ رہی ہوں. اگر رہائشی علاقوں میں آپ فیکٹریاں بنائیں گے تو حکومت نے دیکھنا ہے نا روہیل اصغر صاحب. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس میں بھی پارس 2-4 چیزیں ہیں. اب جہاں پہ فیکٹریاں لگی ہیں پارٹیشن سے پہلے سے, اب ان کو آپ یہاں سے ڈسمینٹل کریں. جہاں پہ فیکٹری ایریاز ہیں, اگر لوگوں نے, غریب لوگوں نے وہاں پہ سستی زمین لے کے وہاں پہ گھر بنا لیے ہیں تو اس کا بھی مینیج کرنا آپ کا کام ہے. اب آپ اپنے معاملات سے اب نکلیں گے باہر. جب تک آپ اپنے معاملات سے باہر نہیں نکلیں گے آپ یکسوئی سے کام نہیں کریں گے. جو روہیل اصغر صاحب پلیز آپ لوگ اپنے معاملات سے باہر نکل آئیے. لاہور شہر میں یہ کہا جا رہا ہے 1800 فیکٹریاں ہیں جو رہائشی علاقوں میں, کس لیے چیک کرنا ہے ان کو؟ پارس میں آپ کو کب یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن اب یہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کسی فیکٹری والے کو بند کریں گے, وہاں فیکٹری کی یونین بنی ہوئی ہے. اگر آپ کسی کارخانے والے کو بند کریں گے, اس کی اپنی یونین بنی ہوئی ہے. آپ کسی جوتے والے کو بند کریں تو اس کی یونین بنی ہوئی ہے. اب جس فیکٹری میں آگ یعنی آپ لوگ نہیں روک سکتے, آپ لوگ نہیں روک سکتے. یہ نہیں روکنے والی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کام کو نیک نیتی سے انجام دیں تو یہ سب کچھ رک سکتا ہے, اس کا مینیج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا, وہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پچھلے 4.5 سال جمہوریت کا تسلسل رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ جمہوری طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے. ابھی تک آپ اپنے ڈپارٹمنٹس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ جو بے مہار تھے جو بے مہار چلے آ رہے تھے, ان کو ابھی تک مہار نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, میں ذرا رؤف صدیقی صاحب کو بھی شامل کر لوں. روہیل اصغر صاحب آپ کی بات آ گئی, مجھے بتائیے گا رؤف صدیقی صاحب, ایڈیشنل آئی جی صاحب کے لیول پر جو ہے یہ تحقیقات ہو رہی ہے, جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ نہیں, یہ ہائی کورٹ نے بھی کمیشن بنایا, اس کی بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے. اور یہ تحقیقات کرنے کے بعد یہ ریسپانسبلٹی جس کی بھی ہے وہ فکس ہوگی اور پھر اس کو سزا دی جائے گی. رؤف صدیقی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, رؤف صدیقی صاحب آپ بالکل اپنی بات کریں, مجھے ایک بات بتائیے. دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جھلس گئے, کتنے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے. اب آپ لوگ تحقیقات کر رہے ہیں نا؟
बीबी सही बात है। हाँ। बात ये है तो कि ये जब हादसा तहकीकात सामने करने के होता लिए है, आप लोगों को हादसात का इंतजार रहता है? नहीं तो ये तो देखिए ये तो कट हुज्जती वाली बात हो जाएगी। यकीनन ये हादसात नहीं होना चाहिए, यकीनन इसके ये हादसात तो कहीं भी हो सकते हैं।